चित्तौड़गढ़ राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ पुराने समय में मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला यह किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको इसी आदित्य किले की सैर कराने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित लोधी और ये मेरा पहला ब्लॉग है और हम आज जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। पीछे गाड़ी तैयार है, चलिए निकलते हैं। ओके, तो अभी हम निकले आए अपने होम टाउन से लगभग 40 से 45 किलोमीटर। और ये हैं ड्राइवर साहब। वैसे तो ये बैंक में मैनेजर हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ये ड्राइवरी करते हैं। तो ड्राइवर साहब बताइए आगे का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ से कोटा में नहीं रुकेंगे, ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएंगे सीधा और वहीं रुकेंगे और वहाँ जो भी है किला वगैरह देखेंगे, जो भी है देखने लायक। ओके, तो ये वीडियो जो है एक सीरीज में आने वाला है, लगभग 2-3 वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए चित्तौड़गढ़ और हमें लग चुकी थी भूख। तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई अच्छा रेस्टोरेंट हमें नहीं दिखा। आखिरकार किले के पास ही हमें एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था जय चित्तौड़, और हम यहाँ खाना खाने के लिए रुक गए। यहाँ का खाना वाकई में लाजवाब था और सबसे अच्छी थी यहाँ की दाल और छाछ। और खाना खाने के बाद हम निकल पड़े किले की ओर। किले तक पहुँचने के लिए आपको 7 गेटों से होकर निकलना पड़ता है, जहाँ राजस्थान में गेटों को पोल कहा जाता है। इन पोल के नाम हैं जैसे पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इस किले के पहले प्रवेश द्वार को पाड़न पोल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी, जिसमें एक पाड़ा यानी भैंसा बहता बहता यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार को पाड़न पोल कहा जाता है। पाड़न पोल से थोड़ी दूर चलने पर दूसरा दरवाज़ा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देशरू के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। भैरव पोल के पास ही दाहिनी ओर 2 छतरियाँ बनी हुई हैं। प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरी कल्लाजी राठौड़ तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी जयमल जी की है। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था, तब श्री कल्लाजी राठौड़ और उनके काका श्री जयमल जी ने मातृभूमि की रक्षा हेतु अंतिम सांस तक मुगलों से लड़ते रहे। जयमल जी को अकबर ने धोखे से रात में युद्ध विराम के समय गोली मार दी थी, जब वे किले की दीवार की मरम्मत करा रहे थे।
जो उनके पाँव में लगी। घायल होने के बाद भी जयमल जी ने कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर दोनों हाथों में तलवार लेकर मुगल से भयंकर युद्ध किया। ऐसा लग रहा था मानो चार भुजाजी स्वयं युद्ध भूमि में अवतरित हो गई हूँ। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर व 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। कल्लाजी का शीश युद्ध में धड़ से अलग हो गया, लेकिन उनका धड़ युद्ध में लड़ता रहा। बिना मुंड के योद्धा जिनके दोनों हाथों में तलवार थी, उन्हें देखकर मुगल सेना में हाहाकार मच गया। मुगल सैनिकों का कल्ला जी ने सफाया कर दिया। बिना मुंड के उनका धड़ लड़ता रहा। उनको रोकने की हिम्मत किसी सैनिक में नहीं थी। मान्यता है कि कल्ला जी का धड़ लड़ते हुए 180 मील दूर रूंदेला गांव में उनकी पत्नी कृष्णकांता के पास पहुंचा और वहां जाकर शांत हो गया। इसी प्रकार अन्य पोलों के नाम के पीछे भी अलग अलग वजह और अपनी अपनी कहानियां हैं। आखिरी पोल को पार करने के बाद हमें मिलता है तुलजा भवानी मंदिर। यह मंदिर 16वीं सदी में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या कर सत्ता हस्तगत करने वाले बनवीर ने अपनी आराध्य देवी दुर्गा माता को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किंवदंती के अनुसार बनवीर ने मंदिर बनवाने के लिए अपने वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण दिए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम तुलजा मंदिर रखा गया। किले से पहले मिलता है टिकट घर, जहां आपको 40 रुपये पर हेड के हिसाब से चार्ज लगता है और विदेशी नागरिक के लिए 600 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और टिकट घर के पास में ही लगा है ये चित्तौड़गढ़ का मैप। टिकट लेने के बाद टूरिस्ट गाइड हमें ले जाता है आगे, जो हमें मिला था जय चित्तौड़ रेस्टोरेंट के बाहर। हमारी पहली डेस्टिनेशन है कुंभ श्याम मंदिर। भारतीय आर्य शैली में निर्मित कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह प्रथम ने कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध अपनी बहू मीराबाई के विशेष अनुरोध पर किया था। यह मंदिर मीराबाई की तपस्थली के रूप में प्रतिष्ठित रहा और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना में वे घंटों रहा करती थी। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार 12 अवतार को समर्पित है और चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू आराधना स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में किया गया था। और कुंभ श्याम मंदिर के पास में ही लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जो भगवान कृष्ण के प्यार में पागल थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था, जिस कारण मुख्य रूप से राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान कृष्ण मंदिर को बनाया गया था, जिससे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें। और बाद में इस मंदिर को कृष्ण मंदिर के साथ साथ मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ये जो आप लंबा सा टावर देख रहे हो, इसे कहा जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का एक प्रमुख भाग है, जिसे विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। इस विशाल टावर का निर्माण 1458 से 1488 के बीच किया गया था। यह टावर इतना लंबा और बड़ा है कि यह शहर से किसी भी कोने से दिखाई देता है। जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो विजय स्तंभ को देख सकते हैं। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें कई हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी और मूर्तियां हैं। इस टावर के आंतरिक भाग में उस समय उपयोग किए जाने वाले हथियार, संगीत, वाद्ययंत्र और अन्य उपकरण हैं। यह राजपूतों द्वारा प्रचलित धार्मिक बहुलवाद का एक अच्छा उदाहरण है। विजय स्तंभ की सबसे ऊंची मंजिल पर रानी पद्मावती की एक छवि शामिल है। इसके बाद तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार अरबी भाषा में खुदा हुआ है। विजय स्तंभ शानदार वास्तुकला का
एक टुकड़ा है जो शहर में आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है और उन्हें भारत के इतिहास पर गर्व महसूस कराता है। और विजय स्तंभ के पास में ही है जौहर स्थल। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ इसी कुंड में जौहर किया था। इसके अलावा यहाँ पर 2 जौहर और हो चुके हैं, जिसमें रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। इसके अलावा एक जौहर इसमें और हो चुका है। पहले यहाँ पर 40 से 50 फुट गहरा गड्ढा हुआ करता था, जिसको शासन ने मिट्टी डलवाकर अभी समतल मैदान का रूप दे दिया है। और विजय स्तंभ के पास में ही है कालिका माता मंदिर। 8वीं सदी में निर्मित कालिका माता मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। सिसोदिया राजवंश के राजा बप्पा रावल ने एक सूर्य मंदिर के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह ने मंदिर में कालिका माता की मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह कालिका माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये जो सामने आप कुंड देख रहे हो, इसे कहा जाता है गौमुख कुंड। और ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती व अन्य रानियां इस गौमुख कुंड में स्नान किया करती थी। और इसे गौमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक गाय के मुख के समान आकृति है, जिसमें से लगातार पानी निकलता रहता है, इसलिए इसे गौहर कुंड का नाम दिया गया है। गौमुख कुंड के पास ही रानी पद्मावती की एक काल्पनिक छवि की मूर्ति बनाई गई है। ये कार्टून के चार गरीबी होती होती तो किले पे लड़ी नहीं होती। ये रानी पद्मावती सूजी की पूजा करके इसके महल में जाया करती थी। इसने जोर किया था इस गंदे ऊपर के नीचे फेंक दिया काटन। आरती ले लो खजूर जमती है। किले में घूमते हुए हमें मिले छाछ राबड़ी वाले अंकल जी। एक से दूसरी लोकेशन जाने में आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, ऊपर से राजस्थान में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आप अंकल जी की एक बार छाछ ज़रूर पिएं और अंकल जी का व्यवहार और अंकल जी की बातें सुनकर आपका दिन बन जाएगा। अंकल जी बिल्कुल किसी राजा की तरह आपको ट्रीट करते हैं। ये खंबा आ रहा होगा। पांच ही बनाना लो। हुकुम। छाछ पीने के बाद हम चल दिए अपनी अगली लोकेशन पर, और ऐसी छाछ हमें पूरे राजस्थान में नहीं मिली। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये आप सामने जो देख रहे हो, यही वो जगह है जहाँ से रानी पद्मिनी सीढ़ियों पर बैठकर अलाउद्दीन खिलजी को अपना प्रतिबिंब दिखाती हैं, जैसा कि पद्मावती मूवी में दिखाया गया है, जिसको थोड़ी देर में मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। और ये है रानी महल, जहाँ पर रानी और दासियों के कमरे और गार्डन वगैरह बने हुए हैं।
और यह है रानी पद्मिनी का महल। ये सामने आप जो सीढ़ी देख रहे हैं, यहीं पर रानी पद्मिनी बैठी थी और इस कमरे में सामने एक चांदी का थाल लगा हुआ था, जहाँ पर उनका प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। कि ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाया था। इसीलिए पद्मावत मूवी का इसी सीन के वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था और करनी सेना ने यहाँ पर जो शीशे लगे थे वो भी तोड़ दिए थे, जो कि जब जवाहरलाल नेहरू आए थे तब वो शीशे लगाए गए थे। और यह किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरज पोल कहा जाता है, जो कि पूर्व दिशा में स्थित है और किले का 8वां पोल है। और इसी गेट से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। और सामने आप जो मैदान देख रहे हो, यहीं पर रावल, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। आज ये मैदान खेतों में तब्दील हो चुका है। और सामने आप जो आकृति देख रहे हो, इसे कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई कुंभकर्ण यहाँ पर लेटा हो। और पीछे आपको नजर आती है अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये है उस समय का बाजार, जहाँ पर रानियां शॉपिंग किया करती थी, जिसे नगीना बाजार कहा जाता था। और नगीना बाजार के सामने है राजस्थान हस्तकला केंद्र, जहाँ पर आपको केले और सीताफल आदि के रेशों से बनी हुई साड़ियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। और यह है हमारी आखिरी डेस्टिनेशन, कुंभा महल। इधर आपको ये स्टोरेज, यहाँ पे अनाज वगैरह भर के रखते थे नीचे, ये सब ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरेज करके रखते थे अनाज वगैरह की, जिससे कि जैसे आक्रमण वगैरह हो जाए तो उनका महीने और दिनों का राशन जो है यहाँ पे जमा करके रखते थे पूरे किले के लिए। तो एक तरफ बना है, उस तरफ भी बना है और अंदर की तरफ भी है इसके नीचे। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पन्ना धाई है, उनकी कोठी है।
यहाँ पे राजा उदय सिंह जो थे वो रहते थे, यहाँ से बचा के पन्ना धाये इनको राजा उदय सिंह को अपने बच्चे को लिटा के, राजा उदय सिंह की जगह अपने बच्चे को लिटा दिया था चंदन को, और वो राजा उदय सिंह को लेके महल के बाहर चली गई थी। टूट चुका है, यही बचा है। महल यही है राजा कुंभा का, ये सबसे पहला महल है, एक्चुअली मेन महल नहीं है, जो सबसे पहले जो बनवाया गया था वो यही बनवाया था। राजा का है, राजा कुंभा ने बताया, लेकिन ये पहले यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ से अनाज ढोके अंदर रखते थे, नीचे नीचे पूरा, और ऊपर जो है रहते थे। सच में राजस्थान के बिना भारत की कल्पना करना बिल्कुल अधूरा है, और चित्तौड़गढ़ के बिना राजस्थान अधूरा है। और यहाँ पर आपको एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, जो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बयां नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खुद यहाँ पर आना होगा। और चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे हमने होटल बुक किया, जिसका नाम था होटल रूप। और इस होटल में था स्विमिंग पूल, जहां पर नहाकर हमारी दिन भर की थकान मिट गई। और रात को हमने यहाँ पर ऑर्डर किया राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश, जो कि है दाल बाटी, लेकिन जो कि बहुत ही बेकार थी, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अगले दिन हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन, जो कि है श्री सावलिया सेठ मंदिर, जो कि अगले ब्लॉग में आने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लें हमारा अगला ब्लॉग।